हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो देखिए, मिडवाइफरी के जो सीरीज चल रही है उसी को आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। जितना भी पिछला क्लास का वीडियो है वो आप लोग प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से भी आप लोग जाकर देख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोग इसको जो है मिस नहीं कीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर सारा वीवीआई क्वेश्चन रहता है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहता है। और आप लोगों को पता ही रहता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है कितना इम्पोर्टेंट होता है, इसलिए आप लोग जो इसको मिस नहीं कीजिएगा और आगे का क्लास करते रहिए और पिछला वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मिडवाइफरी जो है बीटीएस एएनएम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन की बात करें तो मिडवाइफरी से ही आता है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता दें, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो आप लोगों का फास्ट इन्फॉर्मेशन चैनल पे जो है वो आप लोगों का सफलता बैच स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें बीटीएस एएनएम का जो है वो तैयारी कराया जाता है। और फास्ट इन्फॉर्मेशन का वो ऐप भी है, वो प्ले स्टोर से आप लोग जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और इसका बैच लेने के लिए आप लोग इस नंबर पे आप लोग कॉल कर सकती हैं, क्योंकि ये सफलता बैच जो है बीटीएस एएनएम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इस बैच के अंदर आप लोगों के एएनएम का जितना भी सब्जेक्ट है, छः सब्जेक्ट आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों का मिलाकर 6 सब्जेक्ट होता है, तो वो 6 सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। और मैथ पढ़ाया जाएगा, रीजनिंग पढ़ाया जाएगा, आप लोग को जीके जीएस पढ़ाया जाएगा। यानी कि बीटीएस एएनएम का जितना भी सिलेबस है, जितना कुछ पूछा जाता है, जहाँ से पूछा जाता है, जिस सब्जेक्ट से पूछा जाता है, वो सारा सब्जेक्ट आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा। इसलिए आप लोग इसको ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कीजिए। अगर आप लोगों को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने में दिक्कत आ रही है या फिर जो है कोर्स को परचेज करने में कोई भी दिक्कत आ रही है, तो ये इस नंबर पे आप लोग कॉल कर लीजिए। चंदन सर का नंबर है, आप लोगों को उससे रिलेटेड जो कुछ भी परेशानी होगी वो सॉल्व कर देंगे। इसीलिए आप लोग इस पर कॉल कर लीजिएगा। और कोर्स भी आप लोगों का एक्टिव नहीं हो पा रहा है तो वो जो है एक्टिव कर देंगे, इसलिए आप लोग इस नंबर पर कॉल कर लीजिए। कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि निषेचित डिंब का अंतरकाशी आरोपण पूरा होता है 5वां दिन, 11वां दिन, 20वां दिन, दूसरा दिन। तो इसका आप लोग राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होने वाला है 11वां दिन। देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है कि निषेचित अंड डिंब। निषेचित डिंब मतलब क्या होगा। डिंब मतलब सबसे पहले क्या होता है, डिंब मतलब होता है एग, यानी कि अंड। हिंदी में इसको अंड भी लिखता है और डिंब भी। निषेचित डिंब का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे हम लोग फिगर के माध्यम से समझेंगे। देखिए ये हो गया ओवरी, ओवरी मतलब अंडाशय, और ये हो गया फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब इसको हिंदी में क्या कहेंगे, अंडवाहिनी। फैलोपियन ट्यूब का क्या बोलेंगे, अंडवाहिनी। अंडवाहिनी की संख्या कितनी होती है, फीमेल में 2 होती है, एक इधर और एक इधर। और अंडाशय यानी ओवरी की संख्या भी 2 ही होती है। ये फैलोपियन ट्यूब क्या करता है, फैलोपियन ट्यूब का काम है ओवरी और यूट्रस को जोड़े रखना। यूट्रस का हिंदी क्या होता है, गर्भाशय। इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों नाम याद रखेंगे, क्योंकि दोनों एग्जाम में देता है। तो इसीलिए ये जो है फैलोपियन ट्यूब का काम हो गया। आखिर बात करते हैं, हम लोग पढ़ रहे थे कि निषेचित डिंब, यानी कि निषेचित डिंब जो है वो कहाँ जो है प्रत्यारोपित होता है। तो वो प्रत्यारोपित कहाँ हो जाता है, यूट्रस में। और कितने दिन के बाद होता है, तो उसका आंसर हो जाएगा वहाँ पे 11वां दिन जो है वो प्रत्यारोपित हो जाएगा। देखिए जब यहाँ पे ये ओवरी से जब एग निकलता है यानी अंड निकलता है और फैलोपियन ट्यूब में रहता है, तब तक स्पर्म जाता है और फैलोपियन ट्यूब में ही संलयन हो जाता है। जब अंड और जो स्पर्म जो है मिलते हैं फैलोपियन ट्यूब में, मिलने के बाद उसके बाद से जब मिल जाते हैं तो वो फर्टिलाइज एग कहलाता है। जब एग और स्पर्म जो है वो मिल जाते हैं फैलोपियन ट्यूब में, तो वो फर्टिलाइज अंड कहलाता
कहलाता है, यानी कि वो क्या कहलाएगा, निषेचित अंड कहलाएगा। वो निषेचित अंड जो है फैलोपियन ट्यूब से 11वां दिन में जो है ऐसे अप्रॉक्स में अगर दिया रहेगा तो वो 7 से 10 दिया रहता है कि 7 से 10 दिन में जो है वो यूट्रस में आकर जो है वो प्रत्यारोपित हो जाता है और 7 से 10 दिन के बाद वो यूट्रस में आ जाएगा और उसके बाद से ही यहाँ पे विकास होगा किसका, फीटस का, और फिर जो है आगे की प्रक्रिया होगी। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा कि निषेचित डिंब का अंतरकाशी आरोपण कहाँ होता है, तो पूरा होता है, यानी कब पूरा होता है, यानी कब वो प्रत्यारोपित होता है, तो यह 11वां दिन इसका जो है आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि परिपक्व अपरा में रक्त का आयतन लगभग होता है। परिपक्व यानी कि मैच्योर, अपरा मतलब इसका इंग्लिश में क्या हो जाएगा, प्लेसेंटा, यानी प्लेसेंटा जो उसमें रक्त का आयतन जो है लगभग में कितना होता है, 500 ml, 150 ml, 1000 ml और फिर इसका हो जाएगा 50 ml। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 500 ml जो है इसका आयतन लगभग में होता है प्लेसेंटा में। बात करते हैं कि प्लेसेंटा, आया बात यहाँ पे प्लेसेंटा, तो प्लेसेंटा के बारे में जान लेते हैं। ये क्वेश्चन एक वीवीआई क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछता है कि प्लेसेंटा में कितना जो है आर्टरी और कितना वेन होता है, यानी आर्टरी मतलब कि धमनी और वेन मतलब क्या हो जाएगा, सीरा, यानी कितना धमनी और कितना सीरा होता है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा कि आर्टरी जो है वो जो है 2 होता है और वेन जो है यानी सीरा जो है वो हो जाता है 1। और इसको आप लोग याद रखिएगा कि परिपक्व अपरा में रक्त का आयतन कितना होता है, 500 ml। परिपक्व अपरा में रक्त का आयतन 500 ml, 500 ml, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि एमनियोटिक द्रव्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। यहाँ असत्य नहीं है। यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन जो है ठीक से पढ़ेंगे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि असत्य जो है सत्य नहीं है, यानी कि असत्य है, यानी कि कौन सा जो है वो क्वेश्चन यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें से कौन सा असत्य है यानी कौन सा गलत है। परिपक्वता में यह लगभग 600 से 800 ml होता है। क्या एमनियोटिक द्रव्य को बोला जा रहा है कि जब ये परिपक्व हो जाता है तो यह द्रव्य की मात्रा जो है 600 से 800 ml हो जाता है। प्रकृति में क्षारीय होता है। विशिष्ट गुरुत्व लगभग 1.010 है। निकट अवधि में इसका रंग जो है वो सुनहरा हो जाता है, यानी गोल्डन हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए यहाँ पे गहरा जो है गहरा भूरा रंग नहीं होगा। गहरा भूरा रंग यानी डार्क ब्राउन जो है वो एमनियोटिक फ्लूइड का जो है कब रंग होता है। सबसे पहले जान लेते हैं कि एमनियोटिक फ्लूइड किसे कहते हैं। तो देखिए ये जो हो गया ये हो गया फीटस बच्चा, और ये जो है आप लोग देख सकते हैं ये हो जाएगा इसके चारों तरफ क्या हो जाएगा, ये एमनियोसिक सेक यानी एमनियोसिक कोश हो जाएगा। इसी एमनियोसिक कोश के अंदर जो है वो यहाँ पे द्रव भरा होता है। देखिए ये जो है द्रव इसमें भरा हुआ है, ये हो गया यहाँ पे एमनियोसिक सेक, और इसी एमनियोसिक सेक में जो है द्रव भरा रहता है। इसी द्रव को जो है एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं, ठीक है। इस एमनियोटिक फ्लूइड का जो है वो काम क्या होता है, ये देखिए यहाँ पे जो है इस चारों तरफ क्या भरा रहता है, एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड को हिंदी में लिखते हैं एमनियोटिक द्रव। फ्लूइड मतलब क्या हो जाएगा, द्रव। तो ये चीज़ जो है ये बच्चे के जो है यानी भ्रूण बोले तो ये जो अभी इसको भ्रूण बोलेंगे तो ये भ्रूण को जो है बाहरी आघातों से ही ये सुरक्षा प्रदान करता है। देखिए ये एमनियोटिक सेक हो गया और इसमें फ्लूइड हो गया भरा रहता है। अगर ये फ्लूइड नहीं भरा रहेगा तो ये एमनियोटिक जो सेक है यानी कोश है ये भ्रूण के चारों तरफ आके चिपक जाएगा, तो इसको जो है मूवमेंट करने में भी दिक्कत होगा। तो ये जो है एमनियोटिक फ्लूइड के कारण ही ये जो है चारों तरफ मूव कर सकता है। तो
ये चीज़ इसका एक कार्य हो गया। और एक कार्य इसका हो गया कि ये भ्रूण को भी पोषण प्रदान करता है। एमनियोटिक फ्लूइड भी जो है वो भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। और जब ये बच्चा जन्म लेगा तो ये जो है वेजाइना जो होता है, ये वेजाइना के माध्यम से ये निकलेगा। और जब बच्चा जन्म लेता है तो ये एमनियोटिक जो सेक होता है वो फट जाता है और इससे एमनियोटिक फ्लूइड निकलता है। और ये फ्लूइड जो है वेजाइना को धोते हुए बाहर निकालता है बच्चे को, जिससे बच्चा जो है वो संक्रमण से सुरक्षित हो जाता है। तो ये बच्चा को ये जो है संक्रमण से भी बचाता है जन्म के समय। तो इसका क्या क्या कार्य हो गया? एक कार्य ये हो गया कि ये जो है भ्रूण को जो है बाहरी आघातों से बचाता है और भ्रूण के लिए जो है गति के लिए एक आवश्यक जो है वो स्थान प्रदान करता है। ये एमनियोटिक फ्लूइड इसमें अगर नहीं भरा रहेगा तो एमनियोटिक सेक जो है इसमें आकर चिपक जाएगा, तो इसको जो है एक स्थान से दूसरे स्थान में ये मूवमेंट नहीं कर पाएगा, इधर से उधर नहीं मूवमेंट कर जाएगा। तो एक नंबर ये हो गया और ये दूसरा हो गया। तीसरा ये हो गया कि ये जो है पोषण भी प्रदान करता है। और चौथा ये हो गया कि ये संक्रमण से भी बचाता है। तो ये चीज़ हम लोग याद रखेंगे। और बात करेंगे कि इसके कलर के बारे में उसमें दिया हुआ था, तो इसका जो है कलर हम लोग देख लेते हैं और कलर के साइन से हम लोग इसके बारे में जानेंगे। इसका कलर क्या क्या होता है? लाइट ग्रीन, ग्रीन और फिर ब्राउन और ब्लैक। तो देखिए लाइट ग्रीन को जो है कभी कभी कहीं पे हरा और पीला भी लिख देता है। क्या लिखता है? हरा और पीला मिलके जो है वो लाइट ग्रीन बन जाता है। तो ये चीज़ याद रखेंगे। तो इसका जो है इसके अगर ये जो है हरा और पीला यानी लाइट ग्रीन रहेगा तो इसका क्या साइन हम लोग मानेंगे? जब ये इस कलर का एमनियोटिक फ्लूइड रहता है हरा और पीला यानी लाइट ग्रीन, तो ये मानेंगे कि पोस्ट मैच्योर बच्चा है। ठीक है, पोस्ट मैच्योर मतलब क्या? 42 सप्ताह के बाद जो बच्चा जन्म लेता है उसी को पोस्ट मैच्योर बोलेंगे। तो बात करते हैं, ये हो गया लाइट ग्रीन का। और ये हम लोग आते हैं अब ग्रीन के बारे में जानेंगे कि आखिर ग्रीन कलर का रहेगा अगर एमनियोटिक फ्लूइड, तो ये किस चीज़ का साइन रहेगा? अगर ग्रीन कलर का एमनियोटिक फ्लूइड रहेगा तो हम लोग ये जानेंगे कि बच्चा को है अब जल्द से जल्द जो है वो प्रसव करा देना चाहिए, यानी फीटल डिस्ट्रेस को इंगित करता है। अगर ग्रीन कलर का रहेगा तो उसका जल्द से जल्द ही वो बच्चा को प्रसव करा देना चाहिए। बात करेंगे कि लाइट ब्राउन, देखिए लाइट ब्राउन को ही रेड बोल देगा कि जो है यानी कि गहरा लाल भी लिखता है। लाइट ब्राउन को क्या लिखेगा? गहरा लाल। तो गहरा लाल जो है वो क्या चीज़ का साइन है? उसमें गहरा लाल अगर रहता है तो ये चीज़ बताता है कि जो है उसमें कितना ब्लड है। भ्रूण में जो है वो भ्रूण ने एमनियोटिक फ्लूइड में रक्त की उपस्थिति को इंगित करता है कि उसमें कितनी मात्रा में जो है वो रक्त है। अगर गहरा भूरा रहता है डार्क ब्राउन, तो डार्क ब्राउन जो है वो थोड़ा रेडिश ब्लैकिश टाइप का दिखता है। तो वो जो है क्या इंगित करता है? ये इंगित करता है इंट्रायूटेराइन डेथ, यानी IUD इंट्रायूटेराइन डेथ। इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी आई है। इंट्रायूटेराइन डेथ यानी कि गर्भ में ही जब शिशु की डेथ हो जाती है तो उसी को जो है बोलते हैं इंट्रायूटेराइन डेथ। और उसका इम्यूनिटिक फ्लूइड किस कलर का हो जाता है? डार्क ब्राउन, यानी वो थोड़ा ब्लैक टाइप का दिखता है। तो ये चीज़ आप लोग इसके कलर के बारे में आप लोग समझ गए कि कौन सा कलर क्या चीज़ को इंगित करता है। तो चलिए आप लोग को चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी एमनियोटिक फ्लूइड से ही रिलेटेड है। तो देखिए एमनियोटिक द्रव में उपस्थित कार्बनिक यौगिक है, यानी एमनियोटिक द्रव में जो है वो कौन कौन सा कार्बनिक यौगिक उपस्थित होते हैं? प्रोटीन, लिपिड और ग्लूकोज, यूरिया और यूरिक एसिड और सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी, यानी इसमें से जितना भी कार्बनिक यौगिक है सभी जो है एमनियोटिक फ्लूइड में पाया जाता है। अगर बात करते हैं एमनियोटिक फ्लूइड का, तो इसका अगर नॉर्मल कलर की बात करें, वो सब कलर तो था कि मतलब कुछ ना कुछ ये रहता है
इसीलिए कुछ ना कुछ प्रॉब्लम को वो ही इंगित करता है, इसलिए वैसा कलर हो जाता है। अगर बात करते हैं इसका नॉर्मल कलर कौन सा है, तो इसका नॉर्मल कलर क्या रहता है, पीला कलर का रहता है। ठीक है, हल्का पीला कलर का रहता है। देखिए इसमें क्वेश्चन था 4 नंबर में कि गहरे भूरा रंग, सॉरी हरा पीला, इसका राइट आंसर क्या हो गया था, हरा पीला। इसमें गोल्डन की बात कर रहे थे कि इसमें गोल्डन भी ऑप्शन था, तो गोल्डन किस चीज़ का इंगित करता है, तो गोल्डन जो है वो आरएच फैक्टर को इंडिकेट करता है, यानी कि माँ का जब आरएच फैक्टर पॉजिटिव रहता है और बच्चा का यानी भ्रूण का आरएच फैक्टर जो है वो निगेटिव रहेगा। आरएच फैक्टर किस में पाया जाता है, ब्लड में पाया जाता है, तो बच्चा का माइनस में रहेगा और जो माँ है उनका प्लस में रहेगा, तो उनका जो है एमनियोटिक फ्लूइड किस कलर का हो जाता है, गोल्डन कलर का हो जाता है। और जो है गोल्डन कलर जो है एक बहुत ही जो है भयानक वाला ये है, क्योंकि जो है इसमें अगर गोल्डन कलर का हो जाता है एमनियोटिक फ्लूइड, तो उसमें जो है आरबीसी का विघटन का बहुत ही ज़्यादा चांस रहता है, यानी आरबीसी को जो है टूटने का बहुत ही ज़्यादा चांस रहता है, जिससे बच्चा का डेथ भी हो सकता है। ठीक है, और एमनियोटिक फ्लूइड के इसमें बात करें कि ये तो सारे जो है उपस्थित इसमें कार्बन है, और इसका नॉर्मल कलर ये याद रखिएगा, नॉर्मल कलर क्या हो जाएगा, नॉर्मल कलर इसका हो जाएगा हल्का पीला कलर, हल्का पीला क्या हो जाएगा, इसका नॉर्मल कलर हो जाएगा। और एमनियोटिक फ्लूइड में जो है वो कितना परसेंट, 99 यानी 99% सिर्फ और सिर्फ पानी होता है, और सिर्फ 1% में कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ इसमें जो है वो भरा रहता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला कौन सा क्वेश्चन है, अगला जो है वो 6 नंबर क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य असत्य है, यानी कौन सा वाक्य जो है वो गलत है। गर्भावस्था के दौरान गर्भाशय का आकार बढ़ जाता है, परिपक्वता समय पर गर्भाशय का वजन लगभग 200 से 800 ग्राम हो जाता है। मल्टीपेरा में गर्भाशय की स्थिति आमतौर पर उल्टी होती है। 36वें सप्ताह के बाद जो है गर्भाशय का आकार गोलाकार हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है वो गलत है। परिपक्वता का समय जो है गर्भाशय का वजन कितना हो जाता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर इसकी नॉर्मल वेट की बात करते हैं यानी वज़न की बात करते हैं गर्भाशय का, तो कितना होता है, 50 से 80 ग्राम होता है। आप लोग को पिछले वीडियो में बताए हैं। देखिए तो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या कहता है कि गर्भाशय के दौरान गर्भाशय का आकार बढ़ जाता है, ये तो बिल्कुल सही है, और ये जो है वो गलत है। मल्टीपेरा में गर्भाशय की स्थिति आमतौर पे उल्टी हो जाती है, ये भी सही है। और 36वें सप्ताह के बाद गर्भाशय का आकार गोलाकार हो जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से गर्भाशय का महत्वपूर्ण लक्षण कौन सा है। स्तन के आकार में वृद्धि, बड़ा स्तंभन और गहरा रंजित निप्पल, स्तन के स्राव का निचोड़ना जिससे अधिक स्तनपान नहीं कराया, स्तन का पीलापन। तो देखिए ये तो होता ही है, लेकिन इसमें पूछ रहा है कि महत्वपूर्ण लक्षण क्या होगा। तो देखिए महत्वपूर्ण लक्षण की बात करते हैं तो महत्वपूर्ण लक्षण इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, स्तन के स्राव का निचोड़ना जिससे कभी स्तनपान नहीं कराया हो, तो उसके में ये लक्षण दिख जाता है। देखिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, सबसे आम और आदर्श पेल्विक कौन सा है, एंड्रोइड, गाइनेकोइड, प्लेटिपेलोइड और एलन्यूरोपोइड। तो इसका आप लोग आंसर बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, गाइनेकोइड। तो देखिए ये जो है क्या है, फीमेल पेल्विक है। फीमेल पेल्विक की बात करें तो वो जो है कितनी हड्डी से मिलकर बनी रहती है, वो 3 हड्डी से मिलकर बनी होती है, इलियम और इस्चियम और फिर प्यूबिस। 3 हड्डी से मिलकर, मुख्यतः 3 ही हड्डी से मिलकर ये बनी होती है।
तो देखिए इसका हम लोग आंसर याद रखेंगे कि सबसे जो है वो आदर्श पेल्विक कौन सा है, गायनेकोइड। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि गर्भाशय के दौरान रक्त में जो है कुल कितना वृद्धि होता है लगभग में बताना है। यानी कोई लेडी अगर प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसकी रक्त में भी वृद्धि होती है, यानी ब्लड की कुछ मात्रा में वृद्धि हो जाती है। तो वो कितनी ब्लड में वृद्धि होती है, 100 ml की 2000 ml की 1500 ml की 500 ml। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 150 ml। अगर बात करते हैं कि नॉर्मल आदमी का जो है कितना ब्लड होता है, तो देखिए आप लोगों का कितना भी वेट है उसका सिर्फ और सिर्फ 7% ही रक्त की कुल मात्रा होता है। यानी अगर किसी आदमी का जो है वजन जो है वो 100 kg है तो उसमें ब्लड की मात्रा कितनी होगी, यानी सिर्फ और सिर्फ 7 लीटर ही उसके ब्लड रहेगा। इसके बॉडी में पूरा जो है 7 लीटर ही ब्लड रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं कि वह हार्मोन जो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन की निरंतर गतिविधि के लिए आवश्यक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन और एलएच, और फिर है चौथा नंबर क्या है, चौथा नंबर है थायरॉक्सिन। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वह कौन सा हार्मोन है जो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन की गतिविधि के लिए आवश्यक है। तो वो हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, एस्ट्रोजन हार्मोन जो है उसी के लिए है। यानी कि इसका देखिए फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसको शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, फॉलिकुलर से हो जाएगा एफ और स्टिमुलेटिंग से हो जाएगा एस और एच से क्या हो जाएगा हार्मोन, यानी FSH बोलेंगे इसको जो है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसका फुल फॉर्म याद रखेंगे, फुल फॉर्म कभी कभी इसका शॉर्टकट नाम भी दे देता है। तो वो एस्ट्रोजन जो है हार्मोन है जो FSH हार्मोन की गतिविधि के लिए आवश्यक है। बात कर लेते हैं FSH के बारे में, जान लेते हैं। तो देखिए ये हो गया मानव मस्तिष्क, और मानव मस्तिष्क में कुछ यहाँ पे उसका लोकेशन होता है, एक यहाँ पे होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, और इसी पिट्यूटरी ग्लैंड से जो है वो FSH हार्मोन उत्पन्न होता है, यानी कि स्रावित होता है। इसका कार्य क्या है, फीमेल में जो है वो एस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो इसी से संचालित होता है, और एस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए बहुत ही उत्तरदायी होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलर रखता है और उसको अच्छा से संचालित करता है। और ये जो है एस्ट्रोजन जो है हार्मोन वो जो है यौन आरंभ जब प्रारंभ होता है तब जो है वो फीमेल में स्रावित होता है, और मेल में जो है वो कौन सा स्रावित होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, वो भी FSH के कारण ही उत्पन्न होता है। FSH जो है वो हार्मोन जो है फीमेल में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को स्रावित करता है, और मेल जो है मेल में वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को उत्पन्न करता है। तो ये जो है युवा अवस्था में एक महत्वपूर्ण जो है वो हार्मोन है। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा कि पिट्यूटरी ग्लैंड को जो है उसी को पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों का क्वेश्चन में बार बार पूछेगा कि मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं। तो मास्टर ग्लैंड किसको कहेंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड कहेंगे। और सबसे छोटी ग्रंथि जो है वही होता है पीयूष ग्रंथि। तो ये क्वेश्चन हम लोग देख लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए गर्भावस्था के दौरान हार्मोन उत्पन्न के पावर हाउस के रूप में कार्य करने वाली संरचना है कार्पस ल्यूटियम, नाल, गर्भाशय और स्तन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाल, यानी कि नाल जो है वो गर्भावस्था के दौरान उत्पन्न जो है जो भी जितना हार्मोन होता है वो पावर हाउस के रूप में कार्य करता है। यानी कि जो जितने भी हार्मोन है जब ये क्या हो गया, ये एमनियोटिक सेक हो गया, और इसी एमनियोटिक सेक में क्या भरा रहता है, एमनियोटिक फ्लूइड भरा रहता है, ठीक है। और इसी फ्लूइड में जो है वो बच्चा रहता है, और इसी बच्चा से एक निकला रहता है नाल निकला रहता है, जो कि यहाँ से इसमें से निकला रहता है नाल, और ये माँ के जो है नाभि से जुड़ा रहता है। तो
तो इसी नाल के द्वारा जो है वो हार्मोन स्रावित होता है सारा का सारा, इसीलिए उसको जो है हार्मोन उत्पन्न करने वाले क्या पावर हाउस कहेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एससीजी का प्रमुख जैविक कार्य है गर्भावस्था के 6ठे सप्ताह तक कार्पस ल्यूटियम का रखरखाव, मातृ थायराइड ग्रंथि को उत्तेजित करता है, स्तन के आकार में वृद्धि करता है, योनि की अति वृद्धि करता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गर्भावस्था के 6ठे सप्ताह तक कार्पस ल्यूटियम का रखरखाव। ये चीज हो गया कि 6ठे सप्ताह तक कार्पस ल्यूटियम का रखरखाव कौन करता है? एससीजी। तो देखिए, जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उसके स्तन के आकार में वृद्धि होती है। तो स्तन के आकार में जब वृद्धि होती है तो उसको एक भारीपन सा महसूस होता है, यानी कि क्या उसको बोलते हैं? फुलनेस, यानी कि भारीपन महसूस होता है। तो उसको क्या बोलेंगे? ये जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि जब स्तन के आकार में वृद्धि होती है तो वो एक भारीपन महसूस करती है, तो इसी को क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे प्रिकलिंग सेंसेशन। ठीक है, प्रिकलिंग सेंसेशन बोलेंगे। ठीक है, इसको याद रखेंगे कि जब स्तन के आकार में भारीपन हो जाता है, वो जो भारीपन महसूस करती है तो उसको क्या बोलेंगे? प्रिकलिंग सेंसेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन। ये जो है क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। देखिए, ये सिर्फ 13 क्वेश्चन ही नहीं है, इसके कारण जो है हम लोग इसको डिटेल में पढ़े हैं और सारा कुछ अच्छा से समझे। केवल क्वेश्चन ज़्यादा पढ़ने से नहीं होता है, बल्कि उसको समझ में आना चाहिए, उसको डिटेल में पढ़ना चाहिए, ताकि उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आए तो भी बन सके। सिर्फ वन लाइनर तो ऐसे कोई भी बुक से भी पढ़ सकता है। तो सिर्फ पढ़ने से नहीं, बल्कि उसको जो है समझने से आता है। अगर आप लोग समझ लीजिएगा तो उसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक वो याद रहता है। सिर्फ वन लाइनर के फॉर्म में पढ़ने से वो लोग आदमी जल्दी से भूल जाता है। तो ये आप लोगों को क्लास कैसा लगा? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।